नाज़रीन, वॉइस ऑफ वैली के शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक मारूफ आर्टिस्ट को, जो मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अब्दुल रशीद बरकी साहब। इन्होंने रेडियो में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है, और इनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो थिएटर में रहा है। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन। हमारे कश्मीर में जो बेसिकली पहले फोक थिएटर था, तो फोक थिएटर छीने मोल चौन पंडित लाबोदर रात कारी हलू सोलमा शकूत नाम मां बोट मैचो शकस लोग और रोज बसिए अश्कनम दावन यशकत ज़ आवनई या बरखैज दर्द जामरा खाक बरसर कुन गमे अयामरा। बेशक। इस बरकी साहब, आपका खैर मकदम है। आप कश्मीर में न सिर्फ अदाकार रहे हैं, थिएटर में काम किया है। थिएटर के बारे में हमारी नई पौध को बहुत कम मालूमात है कि कश्मीर में थिएटर ने कैसे जन्म लिया। यू आर अ लिविंग विटनेस टू द हिस्ट्री और द कमिंग ऑफ अ कारवान ऑफ आर्टिस्ट्स who started playing on streets, जिन्होंने सड़कों पे अदाकारी शुरू की। मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भी बच्चों के साथ हम स्टेट प्ले कर रहे थे। हम देख रहे थे इधर बादामारी में लाइट एंड साउंड हुआ करता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। उसमें सांग ड्रामा डिवीज़न के आर्टिस्ट थे। अमकारनाथ खजान जी थे, किशन लगू थे, अली मोहम्मद भुमू थे, गुलाम हसन सोफ़ी थे, गुलाम मोहम्मद खान था, एक बहुत बड़ा सिंगर था। उनका एक लाइट एंड साउंड, वो मुग़लों का एक उन्होंने एक पीरियड दिखाया था उसमें कि क्या किस तरह मुग़ल, लेकिन कैरेक्टर थे हमारे कश्मीर के ही। सांगा ड्रामा डिवीज़न जो था, नूर मोहम्मद भट्ट थे उसमें, अब्दुल मजीद भट्ट था, बहुत सारे थे उसमें जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया उस थिएटर में। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ, यहाँ एक थिएटर जो है, उस ज़माने में थिएटर एक वलवला था, एक जुनून था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये थिएटर बहुत नीचे गया, इसकी डेवलपमेंट बहुत कम हो गई, क्योंकि मैं बताऊं कि देखने में ऐसा मैंने खुद भी देखा है और सुना भी है। यहाँ कोई जब थोड़ा इस थिएटर में थोड़ा मैंने डेवलप किया, तो कुछ लोग ऐसे थे कि आज के दौर में हम मानते थे एक दूसरे को। अगर हम कोई भी प्ले करते थे, कोई भी ड्रामा करते थे, चाहे वो उसमें शाहजलाल कोल था, मुश्ताक बकाल था, किशन जी थे, नूर मोहम्मद भट्ट था, हम जब प्ले करते थे, हम एक जुनून हुआ करता था। हम सोचे कि स्क्रिप्ट किसने लिखा है, कैसे, चाहे लोन साहब किसी का भी स्क्रिप्ट हो, हम उसमें अपनी लाइफ डालते थे, जो भी आर्टिस्ट हुआ करता था। आप मुझे बताइए, आप कोई ऐसा अपना कैरेक्टर बताइए जो आपने किया हो, जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो और जिसका कोई डायलॉग आपको अभी तक याद है। मैंने बहुत सारे किए हैं, टेलीविज़न के लिए भी, थिएटर के लिए भी, और आउटसाइड कश्मीर में मैं JNK गया हूँ, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे गया हूँ। मतलब फोक प्ले भी किए हैं, मॉडर्न प्ले भी किए हैं। मैंने एक प्ले किया था, मतलब पहचान जब किसी को आती है ना, मतलब मैं बताऊँ, मैंने टेलीविज़न में बहुत सारे प्ले किए। या थिएटर में मैंने टैगोर हॉल में, या बार अभिनव थिएटर है दिल्ली में, श्री राम सेंटर है, या आउटसाइड कंट्री या बंगाल में किए। लेकिन मुझे टेलीविज़न में भी पहचान दी थिएटर ने ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्ले किए। उसमें एक प्ले था, ज़ोलान था उसका नाम,
उसमें मेरे साथ शफीक कुरैशी साहब थे, मुश्ताक बकाल थे, मैं था, विजय कौल एक लड़की थी, रीता जलाली थी उसमें। फिर थे उसमें भी मैंने सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन लिया, बेस्ट एक्टिंग अवार्ड लिया। फिर मैंने टिकलाल किया, उस ज़्यादा ही मशहूर पॉपुलर हुआ लोगों में, उसमें मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड भी लिया है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी लिया है। और उसमें एक चीज़ है, जब मैंने वो प्ले किया उसमें दगज प्ले थे। यहाँ हमारे आर्टिस्ट थे, एक जे पीके रैना थे, एक हमारे यहाँ वो नवरतन नटसार का वो था, उसने प्ले किया था लाजगर। प्राण किशोर से उसका प्ले भी था ठेकरी, सुजो सलानी साहब का। और क्या नाम है इसका, नवरंग था मोतीलाल खुरू का, उसका भी प्ले था इधर नहीं उधर। अशोक खानी साहब जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, उनका प्ले था जुलूस। और उसी में हमने टिकलाल किया। लोगों ने कहा कि ये प्ले कुछ नहीं है, मतलब उस वक्त स्क्रिप्ट देखा करते थे एकेडमी वाले, बड़े बड़े लोग थे एकेडमी में, वो देखते थे स्क्रिप्ट का मयार ही है, स्क्रिप्ट की नहीं है। अगर मयार है, लोगों के लिए अच्छा है, लोगों के लिए मैसेज है इस प्ले में, तो करते थे। लेकिन हमारा प्ले भी उसमें गया, बहुत बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर थे उसमें, मैं भी था। जब हमने टिकलाल किया तो उस दिन, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत सारे प्ले का है, लेकिन उस रोज़ मतलब आज कॉलेज का प्ले था मुझे, गांधी कॉलेज का, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट, मैं भी था उसमें, ये 84-85 की बात है। लेकिन दूसरे दिन मेरा प्ले, इसमें ह्यूमर मेरा कैरेक्टर था टिकलाल में। जो ये कॉलेज का गांधी कॉलेज से जो डाउन टाउन में शहर खास में, वहाँ मैं एज स्टूडेंट उस प्ले में था। उसमें मैंने ट्रेजिक रोल किया था अली शोदा, तो वो पागल कैरेक्टर होता था, कलंदर मिजाज का। लेकिन सब कहते हैं कि रशीद भाई को कल ह्यूमर करना, ये कैसे कर पाएगा। तो अल्लाह का करम है और अपने उस्ताद उनकी मेहरबानी से, जब मैंने दूसरे दिन प्ले किया टिकलाल, जब मैंने किया उस वक्त 1.5 घंटा 2 घंटा प्ले हुआ करता था। जब मैंने प्ले किया तो हाँ, इंटरवल आ गया बीच में। जो हमारे राइटर साहब थे उसने कहा कि ये आपने धजिया उड़ाई। मैंने कहा धजिया नहीं उड़ाई, वहाँ एक बहुत बड़े, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, वो आ गया स्टेज पर, बड़ा अफसर था। उसने कहा कि आज आपने इज्जत बचाई। मैं भूल गया कि मैंने कहीं कोई डायलॉग खोया है, जब उसने मुझे बताया कि आज आपने इज्जत बचाई। तो अल्लाह का करम है, मैंने सबों को कहा अब कोई बात नहीं है, सेकंड एक्ट जो चलेगा ना, अगर आप कहीं बोल भी ना पाएंगे, मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करूँगा। क्योंकि मुझे कुव्वत आ गई, जब कोई किसी को हौसला देता है, तो उसने मुझे हौसला दिया। तो सेकंड एक्ट में मुझे पता ही नहीं मैंने फिर क्या किया। फिर दूसरे दिन जब किसी और का प्ले था, उस वक्त जज साहब थे, इल्मुल लोन साहब थे, शबनम कुयूम साहब थे और पुष्करबान जज थे। मैं दूसरे दिन जब आया प्ले देखने के लिए, दूसरे थिएटर का प्ले था, मुझे पुष्करबान ने कहा आप पंडित हैं? मैंने कहा सर नहीं, मेरा नाम अब्दुल-रशीद है। कहा कि नहीं, आपको कैसे पता, ये इंटीरियर है हमारा, ये पुराने जो असलाफ है हमारे पंडितों में, आपने वही इसमें बोला। मैंने उसको कहा पुष्करबान, जो जुलडब में ये पुष्करबान थे मामकाक, मैं उसको, मुझे पता भी नहीं है मैंने कैसे बोला। लेकिन हकीकत ये है, मेरा एक रानावारी में पंडित एक दोस्त था, उसका फादर सेम टू सेम वही कैरेक्टर था। मैं उधर जाता था कभी कभी, वो ऐसे ही बोलता था तेज बहुओं के साथ, जो उनकी बहुएं थी। पिता कलामी माफ, आप थोड़ा सा वो एक दो डायलॉग्स बोले, क्योंकि उन दिनों लोग वो बहुत दोहराते थे। हाँ, ये इसका डायलॉग है, ये बहुत लंबा डायलॉग है, लेकिन मैं ये बहू को कहता हूँ। है छीने सुमोल चोन पंडित लाबोदर रात कारी खलू सोलमा शिकूर नाम मां बोट मैचो शिकरसलोब आरक्षण जटादित लुगविजन सनतानो वर्गनावा तुम कुस्मारा वर्गना हटाई नियोन नेचो तुसे येजत को लाल पुलिस दीने पतास कवन जाए निवा कहते अबर खबर तो जेठ हांगर कमजन चोन नाल युस दिन टिकलाल से फिक्री तो। ग्रेट। आप मुझे ये बताइए, आजकल मंटू
बहुत इन करेंसी है, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, साउथ एशिया में ARY डिजिटल से एक सीरियल आता है मैं मंटू नहीं हूँ। सादत हसन मंटू पे आपने थिएटर बहुत किया है, उनका कौन सा कैरेक्टर आपने किया था और उसका कोई डायलॉग आपको याद है? मंटू मैंने किया था 2012 में। उस वक्त टूरिज्म वालों ने एकेडमी वालों से कहा कि हमें मंटू पे 100 ईयर्स डेथ एनिवर्सरी बनानी है। तो उस वक्त एकेडमी वालों ने मुझे फ़ोन किया, हारून रशीद साहब थे उधर, मुझे कहा कि हमें शाम को मंटू करना है। मैंने उसे कहा कि हाउ कैन पॉसिबल, कहा कि नहीं ये आपने करना है। ये नहीं कि मुझे पैसे का लालच था, उस वक्त 30,000 देते थे, 50,000 देते थे, वो कोई पैसा ही नहीं है। उस वक्त टेलीविजन वाले 95 में 2.5 लाख देते थे आधे घंटे का। मैंने कहा ये चैलेंज है थिएटर के लिए, मैं करूँगा। फिर मैंने अपने आर्टिस्टों को बुलाया, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को, मैंने मास काम के आर्टिस्टों को बुलाया और 2-3 लोगों को बुलाया, और उस वक्त टैगोर हॉल जला हुआ था, हमने वो रेडियो ऑडिटोरियम में किया। तो मैंने मंटू का एक अफसाना लिया था, खुदकशी। उसके तो हर एक अफसाने में एक ड्रामा है, एक स्टोरी है। उस वक्त मैंने खुदकशी लिया, तो समझो कि 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया। जिनकी सहायता उसमें मुझे थी, उसमें एक एजाज साहब है, सरवर है, दूसरी लड़की थी साइमा, और क्या नाम है अशरफ नागो थे, और यूनिवर्सिटी मास काम के 2-4 बच्चे थे, जावेद था। तो जब हमने रेडियो ऑडिटोरियम में गए, मैंने उसी वक्त वो जहन में मैं विजुअलाइज किया कि मैं कैसे ये विजुअलाइज करूँ। तो फिर जब मैंने किया तो उसमें किरदार एक लड़की होती है जो भतीजी होती है साथ से मंटू की, वो उसका खुशखत की दस्तखत नहीं था, जो राइटिंग करता था वो अखबारों को देता था वो। तो मंटू आते हैं उसके पास, जरा ये रिराइट करो, कल मुझे ये अफसाना पेपर में देना है। तो ये आता है उसको, मुझे कहा कि मुझे खुदकशी करनी है, मैं आज ये आपका काम नहीं कर सकती। तो मंटू इधर में घूमता है, बोलता है हर शहर में मौजूद है एक लड़की, हर घर में है एक लड़की, हर महफिल में है लड़की, लेकिन लड़की को पर्दा करने से पहले खुद को पर्दा करना है, वही एक पर्दा है। जैसे कि उसने वो ठंडा गोश्त लिखा है, बहुत सारे अफसाने उसके, लेकिन मैंने ये खुदकशी किया। उसमें एक डायलॉग था, लड़की बोलती है मुझे आज भी खुदकशी करनी, कल भी खुद। उधर से फिर नॉक होता है दरवाजे से, उधर से शीरीन आती है दौड़ दौड़ के, कहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो जो सात मंटू की ये होती है भतीजी, वो कहती है कि आपको, मैंने कहा मैं शीरीन हूँ, मुझे बचाओ। मैंने कहा कि आपने खुदकशी से खुदकशी हमने कि हमें समझे थे कि खुदकशी के बाद हमारा कुछ होगा, लेकिन ये वहाँ भी वही सोच, इसलिए खुदकशी गुनाह है। उस प्ले का माफूम यही है, खुदकशी करना भी सही नहीं है। मज़हब में भी, किसी भी मज़हब में अगर ले लें, खुदकशी जायज़ नहीं है। उस अफसाने का माफूम वही था। दूसरा, मंटू साहब ने अगर औरतों के बारे में लिखा है, कि उसकी 2 बेटियां खुद की थी, एक इंग्लैंड में फिर डॉक्टर थी, दूसरी फिर सेशन जज बन गई। लेकिन वो लोगों की बात करता था हर एक अफसाने में, जिसपे उसने बहुत सारी जेल खाए हैं। यहाँ हमारे कश्मीर उस वक्त इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे था, फिर मुंबई में भी उसने जेल का, उसने फिर यहाँ, लेकिन उसने तर्जुमानी की जहाँ भी वो गया, हर जगह हर अफसाने में तर्जुमानी उसने लोगों की। बतौर अदाकार आपको टेलीविजन में किस कैरेक्टर में आपको लगा कि आपने जान डाली है, और किस डायरेक्टर ने आप में से एक अदाकार को बाहर निकाल के लोगों के पास इंट्रोड्यूस किया? वो मैंने स्टार जब किया, उस वक्त फारूक नाज़की साहब प्रोड्यूसर थे वहाँ। तो मेरा एक उस्ताद है मंजूर पीर मंजूर अहमद, किशन लंगू भी मेरे उस्ताद है। पीर मंजूर अहमद ने कहा कि मैं बच्चा था, छोटा 8th में पढ़ता था, कहा कि हमें ड्रामा करना है टीवी में।
दया किशन गुंजू एक वो भी उस वक्त प्रोडक्शन असिस्टेंट थे, वो फिर एज डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो गए। तो फारूक नाज़की ने कहा चलो ये करेंगे हम बच्चों के यूथ प्रोग्राम में, ब का चक्कर था उसका नाम। मतलब उसमें साधु बताता है मेरे फादर को जिस जिस जहाँ जहाँ ब आएगा वो आपके मौत का कारण है। फिर मैं अपने पिता से कहता हूँ कि मेरे लिए बाइसिकल लाओ। मेरा पिता जो होता वो मतलब पंडित स्टोरी थी, दया किशन गुंजू ने लिखा था वो। मैं डर गया, मेरा बाप मुझसे पहले डर गया, कहा कि यम आ गया, मुझे वो ले गया, क्योंकि बाइसिकल साइकिल में कहना बाइसिकल का। उसने मुझे इंस्पायर किया, उसमें फारूक नाज़की साहब अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, उसका हाथ है। तो उस वक्त 30 रुपये देते थे आर्टिस्ट को। तो फारूक नाज़की चलो मैं आपका चेयरमैन हूँ। तो वहाँ फिर मैंने बहुत सारे आसुनतुल्ला सुन किया, पोशा आपूस किया, सीरियल किया, आप सीमा में किया, लास्ट में टिकलाल 2-4 एपिसोड किए, उससे मैं क्लिक हुआ। क्योंकि मैं बताऊँ जिस तरह शाहजीलाल एज शमसुद्दीन इंट्रोड्यूस हुआ, वरना वो स्टेज पे ज़्यादा ट्राई करते थे। ह्यूमर उसको फारूक नाज़की ने बनाया, और वो लोगों ने उसने छाप डाली, बन गया वो शमसुद्दीन ने कबाब। वरना में उसने भी बहुत सारे ड्रामे किए टीवी में, लेकिन एक छाप पड़ती है, कोई क्लिक होता है। जैसे कि मैंने फिल्म भी, टेलीफिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई, मैंने जितने भी ज़ियारतें हैं उन पे बनाई। लेकिन जब लोगों में पहचान, उसमें क्लिक करना पड़ता है, कोई लोग कहेंगे कि नहीं ये है, वो भी टिकलाल है। क्योंकि टिकलाल ने मुझे टेलीविज़न में पहचान दे दी। वरना मैंने बहुत सारे सीरियल बनाए, कैरेक्टर रोल किए, एक्टर रोल किए, फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई। कोई ऐसा डायलॉग उसका जो लोगों ने आपको बार बार कहा जरा ये बोलो? वो एक है, क्या नाम है इसका, सुजुद सैलानी साहब का कजरात था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे, लोग टेलीविज़न में आना नहीं चाहते थे, तो मैंने एक कजरात प्ले किया। फारूक नाज़की ने कहा कि इसमें न लड़कियां हैं, मैं इसमें कोई ऐसा डायलॉग कि लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि लोग रो रहे हैं। ब्लैकआउट हुआ करता था, बंद हुआ करता था, कर्फ्यू हुआ करता। लेकिन जब मैंने वो प्ले किया, मैंने फारूक नाज़की ऑन शॉट, उसमें वो कैरेक्टर नहीं था। असलम शेर खान उसमें मेन कैरेक्टर, वो शाहजहां का कैरेक्टर कर रहा था उसमें। लेकिन कजरात उस पर लेकर, उसका छोटा भाई वो इस वक्त DSP है पुलिस में, वो उसमें अपाहिज वो होता है, वो भी। लेकिन मैं उसमें एक लड़की डेड कैरेक्टर थी, उसका बोलते डेड कैरेक्टर, जो स्टेज पे जहनों में आती है लेकिन लोगों में नहीं आती है, विजिबल नहीं होती है। तो उसके लिए मतलब वो ढूंढते, 11 भाई होते हैं उसके, वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं। फिर मैं आता है, मैंने आइडिया आया मुझे उधर, मैं उसमें मिडल मैन गया। लेकिन डायरेक्टर मैं था वार्डरोब में। और जो एक्टर था उधर, वो भी अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, असलम भट्ट था उसका नाम, असलम शेर खान कहते थे उससे। मैंने ऐसा ही ड्रेस पहना था, मैंने दूसरा लिया वार्डरोब से अंदर। वार्डरोब था उस वक्त, उस जमाने में टेलीविजन में, आज नहीं है। मैं गया वार्डरोब, उधर मैंने वो दूसरा उठाया, ऊपर ये टाची उठाई। हमारा एक कैरेक्टर एक था इधर डाउनटाउन में, उसको कहते थे ममकार, मशहूर था वो मिडल मैन। तो मैंने उसी को जहन में लाया, मैंने कहा अचोज का, और मैंने ऐसे ही मनाव किया। तो उधर से कसुचोर, मैं बोलता हूँ वन से छुस में, वन से छस में, मैं फिर ना करता हूँ। वो असलम भट्ट बोलते थे। मैंने कहा नचस बलबास। मैं जब अंदर जाता हूँ, वो जो ये हैंडीकैप्ड उसका बेटा वही होता है उधर। मैं उसको कहता हूँ कि बचत के सासुनी, बिचत के सासुनी, माज के सासुन, गर्दन खुम्स के सासुन, सोनिम्स के सोनमा सासुन, तब से बेनज़्ज़त तिमन के सासुन। फिर वो उठाता है मुझे, जो ये हैंडीकैप्ड इसका बेटा होता है, वो मुझे
पर मैं उसको ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसी तरह लगी थी पैंट से शर्ट, उसने भी ऐसा नहीं पकड़ा। तो फिर मैं निकलता हूँ बाहर, वो मुझे घसीट के बाहर, फिर मैं बाहर से अंदर आता हूँ, तार नहीं इमारत की थी चाकी आबड़ब। सो आबड़ब, वो आबड़ब जो मैंने बोला वो आज कश्मीर में अक्सर बोलते हैं एक दूसरे के, आज को आबड़ब नमामा निम डायलॉग, वो डायलॉग उसी में इंट्रोड्यूस हुआ था जी। तो अल्लाह का करम है, फिर जब टिकलाल भी आया, फिर मैं ख्वाजा साहब बहुत सारा किया मैंने, ज़्यादा मैंने स्टेज किया है बाहर, यहाँ भी और बाहर भी, अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी से। आप मुझे बताइए, आप एज सिंगर भी रजिस्टर्ड हैं यहाँ? मैं अप्रूव्ड ऑलरेडी में एज बी हाई सिंगर, लेकिन मैंने ज़्यादा थिएटर के लिए, बाहर स्टेज पे गाता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा मैं स्टेज करता, थिएटर करता हूँ। मैं बी हाई सिंगर हूँ आकाशवाणी रेडियो कश्मीर श्रीनगर में, वहाँ 2-3 गाने गाए, लेकिन प्रोफेशनली मुझे वहाँ उस वक्त नफला खान साहब थे, उसने कहा कि आप गाओ। आपने क्या गाया कि उन्होंने आपको बी हाई सिंगर बनाया? मैंने गाया वो ये गाना गाया था, रोज बसिए अश्कनम दावन यशकत आवनई मोरम्यों छनितो बेचिया कावन तसरस हाल्क जिबावनई मोरम्यों छनितो बेचिया कावन तसरस हाल्क जिबावनई यार नहीं देशम सुह बड़ तावन यशकत जावनई यशकत जावनई। आपने म्यूजिक कहाँ से सीखा, मतलब अनिश क्या तरबियत? म्यूजिक तरबियत मुझे यहाँ विजय कुमार मल्ला, अल्लाह ताला उसको भी स्वर्ग दे, क्या नाम है, क्रालू खड, जगन्नाथ सोपुरी उसका नाम था, उधर विजय कुमार मल्ला भी जाते थे, वो मेरा दोस्त था, उसने मेरे फादर की नात भी पढ़े हैं, रिश्ता में पढ़े हैं, वो भी उधर, मैं भी जाता था। मैंने भी एक राग दीपावली सीखी, उतना नहीं सीखा मैंने, लेकिन मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया थिएटर पर। अगर जब बाहर मुझे कोई सर्टिफिकेट देखता है, वो कहते नहीं हमें सुनाओ कुछ, मैं उसको सुना तो कोई भी गाना। एक दिन ये बजरा सोपुरी की जो वाइफ है अपर्णा सोपुरी, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी गांधी कॉलेज में, वो एक दिन उसने मुझे कहा कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते हैं, और उसके फादर ने, मदन साहब उसके फादर थे जो प्रिंसिपल थे, कहा ये वो नहीं थाल करेगा साहब, ये मेरा बेटा है, कहा कि मेरा स्टूडेंट है। फिर मैं उधर कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी था, उधर मैंने गाया था एक गाना था, हमने देशवासियों सौगंध लो, ऊंचा रहे नाम वतन का, ऊंचा रहे तिरंगा, देशवासियों सौगंध लो। मतलब ऐसा वो राग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उतना नहीं है, मैं कहा, मैं वो उस्ताद नहीं हूँ, मैं अभी भी सीखता हूँ आप जैसे बच्चों से, मुझे कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे सीखा, अल्लाह ताला का ये करम है, और कुछ उस्तादों ने मुझे सिखाया है, मतलब किशन जी है, ये क्या नाम है इसका, बलवंत ठाकुर मेरा दोस्त है, भाई है मेरा, उसके साथ एक महाजन साहब है जम्मू में, उनके साथ, और NSD में है सुरेश शर्मा जी, एक्स डायरेक्टर। आप कहाँ कहाँ बाहर गए? मैं पूरी इंडिया घूमा हूँ, थिएटर किया है, और वेनेजुएला गया हूँ, युगोस्लाविया गया हूँ, और लास्ट यहाँ जो प्रीवियस हुकूमत थी इंडिया की, वो हर साल उत्सव करते थे, लेकिन वो आर्टिस्टिक उत्सव हुआ करता था। लास्ट उत्सव हुआ 88-89 में,
when Rajiv Gandhi was a Prime Minister of India. तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट वहाँ थे, मैं भी था. अच्छा. तो वहाँ हम गए तो 1.5 महीने थे हम वहाँ. तो अल्लाह का करम है 1.5 महीने हमने अपना अपना दिखाया, हिमाचल वालों ने, हरियाणा वालों ने, सब ने. लास्ट में 10-10 मिनट थे सबों के, मेरे भी 10 मिनट थे. तो मेरे जो आर्टिस्ट, मैंने उनका आप बैठो मैं गाऊंगा. हमारा वो ट्रेडिशनल सॉन्ग है कश्मीर में, वो हर एक शादी ब्याह में गाया, चाहे कोई भी घर हो, कहीं भी गाँव हो या सिटी हो. वो कहते हैं कि अचवड़वनिये पान मंच कुनिये अचवड़वनिये जानवर हदबान सूत कुरमला का था यकवटश गुजरो सा था लोगों गोताई मरी गज दिनिये अचवड़वनिये जानवर. और गमजला में मैंने ये गाना गाया है, वो हम जब मजरात चक्र जिसको बोलते हैं, तो उसमें मैंने गाया मजरा छकर क्या मतलब? मजरात चक्र वो हमारी ट्रेडिशन है. हम जो इस वक्त गाना गाते हैं वो हमारा ट्रेडिशन नहीं है. ट्रेडिशन क्या था? ट्रेडिशन था घर की माँ बहनें खुद गाती थी, बाहर से नहीं लाते थे. चाहे कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, हाई क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली, सब अपने ही घर में मेहंदी लगाते थे, सब अपना ही कुछ गाते थे. कैसे क्या करते थे, क्या गाते थे? वो जैसे कि एक गाना मैं सुना हूँ, यही मतलब तर्ज यही हुआ करता था. हमारी माँ बहनें जो थी पुरानी यही गाते. हागलो तहिमास उच्चवयानो बुलबुलो तुई छाय तो दिलदार नो हागलो तहिमास उच्चवयानो बुलबुलो तुई छाय तो दिलदार नो आशिरो समयार बात मुझ पगा आशिरो समयार बात मुझ पगा की तरह सोरान गोलक चार नोट आगलो तायबा सब चुन यार नोट. ये तमुक नारी बजाते थे घर में, मतलब घर तमुक नोरेस में आया पता है गवा में आए. ات منٛز اوس آسان یہِ حظ یہِ ٹیچر ویچر کِہیٖنۍ یُس زن وٕنکٮ۪ن ٹیچر چھُ سٲنِس أسۍ چھِ پننِس کلچرس کران پانے مسخ. ہم اپنے کلچر کو خود ہی ڈبو رہے ہیں. ہم اگر میں نے پچھلے سال دیکھا چندی گڑھ میں, کہا کہ یہ کشمیری روف ہے. انہوں نے ریکارڈ کر کے لایا تھا اور ڈریس پہنے تھے جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈریس نہیں ہے, جیسے ہمارا تلے پھیرن ہے. باقی ہم اپنے کلچر اس وقت ہم گارڈنوں میں پروگرام کر رہے ہیں یا کہیں بھی, لیکن وہ ہمارا ٹریڈیشن نہیں ہے. ہمارا ڈانس کہیں دمبالی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں دمبالی کریں گے روپ میں. سمپل تھے جیسے ہم پرانے زمانے میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سننے میں بھی آیا ہے اس وقت, مطلب یوٹیوب میں بھی ہے. وہ جب عید آتی تھی, رمضان کا مہینہ ہوا کرتا, لاسٹ میں ہمارے پنڈت بہنیں بھی اور مسلمان بہنیں بھی اکٹھی شام کو رخ کرتی تھی. کیا بولتے افطار کے بعد وہ کہتے تھے عید آئی رس رس عید کا وسو عید کا وسو نیند نبی سو تیند وسو تیند. یہ ہمارا ٹریڈیشنل ٹون ہے. دوسرا ہے رتس مز رت کسی جان شوبون ماہ رمضان یہ دس گسو جان شوب. اس پہ کہیں بھی وہ کتھک ڈانس کے جیسے کہ درگدم درگدم درگدم, یہ نہیں ہے ہمارا کلچر جس کو ہم پن میوزک پن میوزک جو میں نے آپ کو سنا ہے. میں بتاؤں آپ کو, یہ جو ہمارا صوفیانہ ہے, میں صوفیانہ کی بات کرتا ہوں, یہ حافظ نغمہ ہوا کرتا تھا. اس میں اس زمانے میں جب حافظ نغمہ گاتی تھی, وہ 10-12 عورتیں لڑکیاں ہوا کرتی تھی. وہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے سننے کے لیے حافظوں کا نغمہ. ایک اٹھتی تھی, باقی بیٹھی ہوئی ہوا کرتی تھی. وہ کہتی یسمار متس مچنم کمن ستی گو, یہ بند ختم کر کے وہ بیٹھتی دوسری اٹھتی تھی.
Kansati go parayansuti go yasmar mut. मैं गया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वजीर आजम थे 2002 में, रमेश मेहता हमारे एकेडमी के सेक्रेटरी थे, तो वो ऑल इंडिया ड्रम फेस्टिवल था, वहाँ अनुपम खेर प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। जब मैं जम्मू पहुंचा, रमेश मेहता ने मुझे कहा आपको गड़ा बजाना है। एक गड़ा होता है छगरी वाला गड़ा, जो हम सूफी साहब मरहूम या रशीद हाफिज के साथ होता है। दूसरा होता है क्लासिकल गड़ा, जैसे कि मद्रास में है, उधर क्या नाम है, आंध्रा में है, साउथ में गड़ा बजाए थे, वो पूरा मिट्टी के कलर का होता है। हमारे गड़े जो है उसमें पेपर माशी होती है। तो मैं गड़ा लेकर जब गया, मैं रमेश मेहता से मैंने कहा कि आपने मैं कोई कहा नहीं, आप अप्रूव्ड सिंगर है, आपको पता है ताल रिदम का। मुझे पता ही नहीं। कहा कि नहीं, आपको ही जाना है। मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, वहाँ बोर्ड पे लिखा था मिस्टर बर्की फ्रॉम JNK। तो फिर जब अनुपम खेर जी आए, कहा मैं तो कचुक रोजा, मैंने कहा मैं रहता हूँ उधर शायर खास शाह में वचारना जान के मजा हमारा जान। तो वहाँ से कश्मीर में किसने संगीत को इंट्रोड्यूस किया है? तो मैंने कहा कि वो हाजी अब्दुल्लाह नौशारी रहमतुल्लाह। अच्छा ये मुझे बताओ, उसने एक गाना गाया है जो शरहन आपका संगीत, आपका ड्रामा ये जायज़ नहीं है, उसमें इसमें एक बंद दिखाया नाचिरे में, वो आपको गाना है। मैंने उससे कहा मैं कोई गाने वाला नहीं हूँ, मैं बजाने आया हूँ यहाँ। कहा कि नहीं, मैं वो दूसरा ये ड्रम फेस्टिवल है, इसमें गाना किसी को नहीं है, हमने बजाना है, वो हम बजाएंगे। नहीं, आपने वो बंद गाना है जो खाई साहब ने गाया था। हाँ, कहा कि मैं भी कश्मीरी हूँ। आपने सही बोला कि म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है खाइबान अफशारी ने, क्योंकि वो एक तार स्टार बजाता है। संतूर हमारा कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारा वही है, खाई साहब ने जो बोला एक तार उसमें होती जो वो बजाते थे, एक तार वाला। बाकी हमारा कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट तुमकनारी है, ये मिस्र से भी मिलती है तुमकनारी, वहाँ थोड़ा छोटा कद उसका है, लेकिन हमारी तुमकनारी अपना है बस। और ये गड़ा, और अपना इंस्ट्रूमेंट हमारा कोई नहीं है। रबाब भी आया है अफगान से, हमारा नहीं है। संतूर भी आया है वस्त एशिया से, ये हमारा नहीं है। जिस तरह कश्मीरी म्यूजिक में जो भी ये है सरगम, कशुर सरगम, सु गसान शुरू साकिया बरखैज दर्द जामरा खाक बरसर कुन गमे अयामरा। बेशक इसको अते पर शुरू कशुर सरगम। एक्चुअली मिसाल तो मैं बताऊं, बाहर जब जाना हो तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि इंसान डरता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। पर मैंने जब उसे कहा कि मैंने थोड़ा इनकार ही किया, मैंने कहा कैसे मैं गा पाऊंगा, इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे, मैं तो कोई उस्ताद नहीं हूँ, और घड़े में भी उतना उस्ताद नहीं, बजाता हूँ अपने लिए, बजाता हूँ अपने शौक के लिए। ऑडिशन दिया है, BA सिंगर हूँ, BA आर्टिस्ट हूँ, वो अलग बात। टॉप ग्रेड हो टेलीविजन में या रेडियो में, वो अलग बात है, लेकिन ये संगीत का अलग एक मुकाम है। हाउ कैन ऐसा है उस्ताद कौन ऐसा मुझे कहेंगे आप उस्ताद, लेकिन मैं उस्ताद है ही नहीं। मैं इस एज में भी बच्चों से सीखता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ थिएटर करता हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल में करता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि थिएटर क्या चीज़ है। तो जब दूसरे तीसरे दिन रिहर्सल हुई, तो पहले वहाँ वो दृगिदम दृगिदम दा दृगिदम दृगिदम ये बजाना था हमने, दृगिदम 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 दा दृगिदम 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 दा दा दृगिदम। उस पर कथक डांस उसने 2 मिनट 3 मिनट का किया लड़कियों ने, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लड़कियां थी। उसके बाद मुझे गाना था, मतलब ये जो रिदम खत्म होता था, ये उसके बाद गाना था ये साज संतूर दरिए
در شریعت نہیں چھیے عاشقن بستی چھیے یار گسودی یار گسو دیوے کنت کزن ہوئے جلو مارا اندراوے جلو مارا گراوے. یہ سٹنزا اس نے لکھا ہے. اس نے اس وقت یہ کس کو کہا؟ سید آخون صاحب درگاہ ہے ادھر اسلامیہ کالج کے باہر. وہ شرعی فقیر تھے باشرح. اور یہ فنا فلا تھا نوشہری صاحب. خواجہ حبیب اللہ. اس نے کہا کہ یہ ساز سندور در شریعت میں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن عاشقاً یہ دوا ہے. میں نے یہی گایا، لیکن انہوں نے بجایا برابر یہی جو میں نے گایا. جو بجانے والے تھے نا تقریباً 50 لوگ تھے. میں ڈر مار کے اس کے بعد پھر کتھک ڈانس 3 منٹ کا یہ آئٹم. پھر وزیر اعظم جو اٹل بہاری واجپئی وہ اسٹیج پہ آئے. اس کو ان لوگوں نے پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے مجھے شاباشی دی. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئے لیکن یہ صوفی کلام ہے، کیونکہ وہ خود ادیب تھے. ہمارے جو اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے وہ خود ادیب تھے، شاعر تھے. اس نے کہا مجھے لگا یہ صوفی کلام ہے. میں نے کہا ہاں یہ صوفی کلام ہے. خواجہ عبداللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے کشمیر میں جس نے سنگیت کو وہاں انٹروڈیوس کیا ہے. تب تک وہاں سنگیت میں پھر ادھر مجھے پیسہ بھی الحمدللہ ملا. اور جو پھر مجھے یہ انوپم کھیر نے کہا کہ آپ کھاؤ، کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے. ہوٹل آپ 10 دن کے لیے آپ کے لیے ہوٹل ہے. آپ سب نے وہاں اپریشیٹ مجھے کہ حالانکہ میں نے بجا، میں نے انہیں کی کاپی جو وہاں بجاتے تھے گھڑے درگدم درگدم تا درگدم درگدم تا درگدم درگدم تا ایسا بجایا. میں نے کہا استاد کیا بجایا آپ نے، حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں میں نے کیا بجایا. بجانے والے میں یہ نہیں کہتا ہوں استاد کوئی نہیں ہے دنیا میں، استاد خود ہے، وہ اوپر اللہ. اچھا وینیزولا میں جب آپ گوئی جوسفین صاحب نے اسٹیج پہ لایا، اس نے آپ کو بولا آپ کو چھکری یہ گانی ہے کشمیری طرز پہ، وہ آپ نے کیسے گائی؟ وہ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے یہ چھکری وہ میں نے آپ کو ابھی سنا ہے، ہاں یہی گایا میں نے وہاں بھی. یہ ہم اپنی فوک چھکری ہے. اب آپ ہم دیکھیں گے، ہم امینڈمنٹ کریں گے کسی بھی جو ہمارے فوک ٹیلز ہے، لیکن آپ کو پھر پہلے اے آر رحمان کو پڑھنا ہے. اس نے آسکر لیے ہیں یہ نا آسکر، لیکن اس نے اپنے انڈین کلاسیکل کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں مکس کیا ہے ویسٹرن. لیکن جب ہم سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارا انڈین کلاسیکل ہی ہے، لیکن آپ گاتے ہیں وہی جو باہر گاتے ہیں. جیسے کہ ہم کوئی محمد رفیع صاحب کو گاتا ہے، کوئی غلام حسن صوفی کو گاتا ہے، لیکن ہم گاتے ہیں فلمی دنیا. اس سے آپ کی پہچان کیسے بنے گی؟ جیسے کہ ہم ریڈیو میں جو اپنے پروگرام کیے دادا رانی سے شروع کر کے یوسف شاہی چک تک جو سیریز کی آپ نے، یا اختر محی الدین کی ناول کے جو پروگرام بنائے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کہیے. میں یہ جب اس کے رائٹر ہے جو رانی دیدا ہمارے ہسٹورین ڈاکٹر فاروق فیاض صاحب، اس نے اسکرپٹ نہیں دیا ریڈیو والوں کو. میں نہیں کہتا ہوں کہ ریڈیو میں کوئی نہیں ہے، ریڈیو میں ایک چیز ہے. لاسٹ ایرا تھا اشوک کاک ڈرامے کا، اس کے بعد کوئی ڈرامہ نہیں، کچھ نہیں. اب وہاں تھوڑا ہاتھ میں اوٹ مننا ہو. جب آپ کوئی بھی گانا سنیں گے نا، کوئی بھی ڈرامہ سنیں گے، میں نے استادوں سے سنا ہے 8 انچ کا کیل لگنا ہے، گھر میں ہو یا تھیٹر میں، تھیٹر ہال میں. یہ آڈینس ویور نہیں اٹھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے ڈرامہ کلاسیکل، اس میں پکڑ ہوگی. آج کل کچھ نہیں ہے ریڈیو، اب کچھ نہیں ہے ریڈیو میں، بکواس ہے ادھر. اس وقت ڈاکٹر فاروق فیاض نے کہا کہ یہ میں نے محنت سے لکھا ہے. میں نے کہا میں نے کرنا ہے یہ، پھر اس نے دے دیا. پھر میرے ساتھ اشوک کاک بھی تھے، ہم نے کیا. اس میں ہم نے کریکٹر آپ کی آواز کسی کریکٹر کے لیے میچ کھا رہی تھی، ہم نے آپ کو لیا، کسی اور کو لیا. آپ کو کون سا کیریکٹر تھا اس میں
ददरानी में मैंने किया था ये टोंगा। उस वक्त तक मुझे पता है, हम बोलते हैं ना अक्सर यार मेहमान टोंग किए। 2008 तक मुझे पता नहीं था टोंगा किसको कहते हैं। टोंगा उसमें कैरेक्टर जब ददरानी थी यहाँ, उस वक्त सेक्रेटरीट उधर था बांडी, उसको बोलते कई होमा, बांडी पड़ा, उसका नाम बाद में पड़ा है, सेक्रेटरीट उधर ही था। तो उसमें जब ददरानी थोड़ा फ्लॉप, उसका राज खेमबुत उसका पति होता है, वो फनी शराब वराब करता था वो कुछ, लेकिन उसने अपनी जो ददरानी दिदा बादशाह थी उसको उसने बदनाम किया लोगों में। फिर रानी दिदा परेशान हो गई, रिया जो अवाम थी वो भी परेशान, उस वक्त सब ब्राह्मण लोग थे यहाँ। तो उसने देखा बकरवाल सुना है, उसने मतलब अपने इंटेलिजेंस डाला कि कहा कि टोंगा एक जीनियस आदमी है, एडमिनिस्ट्रेटर है ये, लेकिन है अनपढ़। उसी का नाम टोंगा था, लेकिन वो भी ब्राह्मण था। जब टोंगा आ गया था कार, जिस तरह बकरवाल जाते पुलिस वाले आते श्रीनगर, जब वो टोंगा आ रहा था उसको पकड़ते हैं। जब मुझे लोग उसके जो पुलिस वाले होते हैं, दरोगा होते हैं, वो पकड़ते हैं मुझे, वो बोलते हैं चलो टोंगा हमारे साथ, बस टोंगा महसूस पेन कोर्मत, ओ भगवान कसम मैं कुछ नहीं किया, बस पकान सोद वात अस क्या कोर्स आसिस पन कट तीर गुपन आसिस पकना यूं पकन अस क्या कोर्स बस सोद सादा इंसान, बस पन आल बार इंसान, मकसद गिरफ्तार कर। पत रानी दिदा उसको बनाती है अपना वजीर आजम सलाहकार, अपना सलाहकार वजीर आजम खुद वो थी बादशाह, वो बनती है सलाहकार इसका। फिर हुकूमत सुकूफ स्मूथ चलती है जब टोंगा चलाता है एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद रानी कुटा आती है, फिर बिचक आता है। उस सीरीज में कोई ऐसा कैरेक्टर आपका है कि जिसके डायलॉग आपको अभी भी याद? ये है ना टोंगा मैंने किया, टोंगा। और दूसरा मैंने किया था ये युष्टा चेक का। उसमें क्या थे? उसमें मैंने अब खातून अस चोन साज संगीत पसंद, तय करो दिल सोन शाद, तुम बनो सन शाही मेहमान, वजीर आजम ये जून वातावन सैनिस महल खानस मज बन सन शाही मेहमान। तो चक का कैरेक्टर मैंने किया था। मतलब फिर ये क्या नाम है इसका, फिर मैंने एक सीरीज किया था, नावल थी अख्तर वहीद साहब की, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे, दोत दग। उसमें एक कैरेक्टर था गनी छान, मतलब उसने उसको बैड कैरेक्टर दिखाया उसमें, तो मैंने वो किरदार खुद ही निभाया। फिर मैं लड़कियां दो थी उधर आने, उनसे मैंने उनको कहा कि ये आप मेरी बहनें हैं, लेकिन ये कैरेक्टर थोड़ा उल्टा है, लेकिन लोगों तक ये नावल पहुंचाने, क्योंकि वो इंफॉर्मेटिव नावल है, अगर आप भी पढ़ेंगे वो इंफॉर्मेटिव। थैंक्स हमारी जो ये अख्तर वहीद साहब है, लीजन है हमारे, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत। हमारे लोन साहब हैं, वो क्या कम थे, सुजूद साहब कम थे, जितने भी हमारे क्या नाम है इसके, ये टेंग साहब वो क्या कम है, मोतीलाल साकी। अगर हम इनको पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, फिर आई विल बिकम अ बेस्ट। कल मेरा भी कोई नाम लेगा जब अब इनसे, जब मैं पढ़ूंगा इनको देखो ये कौन होते थे, ये कौन है। हमें रिसर्च करना है कि हमारे पहले कौन थे, हम कहाँ पर है, हमें कहाँ जाना। उसका कोई डायलॉग आपको याद है जो आपने ये दो के उसमें मैं बैन करके खुद ही कर रहा था, गनी छान था राय खुदा जरे खोरनेट पर ताल पोशी पोश मुश्क मलाया सरसी पान सह जाम त्रावन लुक गसन रश कर बाकी डाल सल से गसवास नो अपने गस रटने पत वसान नाय पकान ब्रो, मतलब ऐसा वो नावल, वो भी एक मैसेज है लोगों के लिए। उसने एक तबियत रोज पका, अगर आप वो भी उसका सुनेंगे, इंसान कहता है कि नहीं कुछ है। कहाँ लेटेस्ट थिएटर कोर्मुत यमन दोहन मज?
لیٹسٹ ریویو وغیرہ میں یہ عجیب داستان ہے میری، عجب کاروان میرا چل رہا ہے. یہ بچوں کا تھیٹر ہے، ابھی میں اس میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے مہینے اکتوبر کے لاسٹ میں مجھے باہر دلی میں کرنا ہے. یہ کریں گے ہم، یہ میں نے خود لکھا ہے. جی کیا ریوالونگ ریوالونگ چھا اتھ منٛز مطلب اس میں نے دکھایا ہے کہ ایک بچے کو ایک ایجوکیشن سے کیا ملتا ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں 10 سال سے کم بچے ہیں، 10 سال سے اوپر کوئی بچہ نہیں ہے، مطلب یہ 6th 5th کے بچے ہیں. تو دیکھیں کہ ان کا فیوچر کس طرح مینیج کرنا ہے. جیسے کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں مورل ایجوکیشن، جو پہلے زمانے میں ہمارے زمانے میں مورل ایجوکیشن ہوا کرتی تھی. آج کل اسکولوں میں مورل ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے، صرف کہتے ہیں ڈیڈ، پاپا، می، مما. مورل ایجوکیشن اگر ہم بچوں کو دے دیں، اس میں تھیم وہی ہے کہ مورل کے ایک فادر کی اہمیت کیا ہے، ایک ماں کی اہمیت کیا ہے، ایک دوست کی اہمیت کیا ہے، کون سا کیسا دوست ہونا چاہیے، کس طرح ہم بنیں گے. پھر وہی بنتے ہیں، وہی میں نے اس میں ڈسپلے کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کو سب سے زیادہ تھیٹر میں امپریس کس نے کیا ہے؟ یہ کشمیر میں مجھے تھیٹر میں سب سے امپریس کیا ہے اشوک جیلخانی صاحب نے. بہت بڑے آرٹسٹ تھے وہ. اور شادی لال کون، ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے ہیں. بشیر منصور تھے، شام لالا بینڈ وائے ترارارام، مکھن لال سراف، جن کا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے. لیکن ہماری ایک کمزوری ہے، ہم ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا تھیٹر بہت پیچھے چلا گیا. اس وقت جموں والے ہم سے بہت آگے تھیٹر میں. حبکرلس مس کتھ ٲسِو تُہۍ کران ریہرسل؟ ایسے کران ہم کل تھیٹر بلڈنگ اس وہاں تھیٹر بلڈنگ ہوا کرتی، اس میں نورنگ تھا، نورتن نٹسار تھا، بسنت تھیٹر تھا، سنگم تھا، ہمارا یہ تھا، میرا تھیٹر تھا، 10-12 تھیٹر تھے. لیکن ایک اس وقت لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس ریہرسل دیکھنے جاتے تھے کہ ان کا پلے کیسا ہے، ان کا پلے کیسا ہے. لیکن یہ نہیں کہ جلسی ہوتی تھی، ہم کہتے نہیں ایسے کرنا ہے. ایک دوسرے کو ہم مشورہ دیتے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، سنتے تھے ایک دوسرے کا. لیکن آج کل پتہ نہیں ہے مجھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. اسی سے ہماری کبھی ہمارا تھیٹر بہت پیچھے چلا گیا ہے، بہت پیچھے. اس میں کمزوری ہمارے ڈپارٹمنٹ کی. کیونکہ میں بتاؤں، ہماری کلچر اکیڈمی ہے، ادھر اس وقت کوئی مطلب ایک ہے ادھر انگلش ایڈیٹر، عابد ہے اس کا نام. وہ بیچارہ 5 سال کاون مز پھنسمت چھُ سُہ بیچارہ 4 بج. اس کو پتہ ہے، مطلب جینیس آدمی. لیکن وہاں اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کرسی پہ بیٹھا تھا کبھی چمن لال چمن، کبھی بیٹھا تھا موتی لال کیمو، کبھی تھا اس میں امین کامل صاحب، کبھی تھا سجود سیلانی، علی محمد لون صاحب تھے. وہ کہتے نہیں ہم ہی علی محمد لون، یہ نہیں علی محمد لون تھا، یہ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہم ہی ہیں، ہمیں پتہ ہے. میں نے ایک ادھر ایک آفر میں آپ کو تھیٹر بتا، میں نے تھیٹر پڑھا ہے، میں نے پتہ ہے. میں نے کہا کیا پتہ ہے ذرا مجھے بتا، کون سا تھیٹر آپ نے پڑھا ہے؟ آپ کے بھائی نے مکہ مارا اور یہاں بن گیا. بس یہ مت مجھے بتائیے، آرٹسٹوں کی عزت کرو. وہاں مطلب اس وقت وہ جاتے ہیں جو ان کو یس سر یس باز کہیں گے، وہ انہیں کے ہیں. یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کچھ کر رہے ہیں تھیٹر میں؟ وہ کر رہے تھے، اب نہیں ہو رہا تھا. لاسٹ تھا مطلب فاروق ناز کے صاحب، اشرف ساحل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. اور یہاں ریڈیو میں لاسٹ تھا بشیر عارف، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. میں بتاؤں آپ کو، میں زونڈ میں تھا، زونڈ ریڈیو میں، اس میں نوکر کا رول کر رہا تھا، ہم کا. میں بتاؤں یہ پڑھتوں نے کس طرح مجھے بہت انسپائر کیا. زون ڈب میں آپ امکاک سے؟ ہاں، کوئی ڈائلاگ یاد ہے جو یاد ہے امکاک میں؟ ہم لکھتے تھے وہ خود، کبھی اشوک کاک لکھتا تھا، کبھی پشکر بان،
कभी बशीर आरिफ लिखते थे। बशीर आरिफ जिसकी छाप हो बशीर आरिफ ने एक दिन मुझे कहा कि आप कहते हैं मैं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, क्या है, लोगों को आपकी पहचान नहीं है। अल्लाह ताला बशीर आरिफ को सेहत रखे, उनका भी सहयोग मुझ पे बहुत, उनका भी मुझ पे दिया हुआ है बहुत कुछ। तो अल्लाह ताला का करम है। मैं मतलब अंदर की बात बता रहा हूँ। मुझे एक वाजा याद आ गया महाराजगंज पर, तो उसको खूक ठीक अगर तुमने रास्ता तो आता है दिया गुले ये घनी यार सब ये ना स्कीन ऐसे तो खुशकी ये को 5 दिन शहर तो जोड़ और सुन बोला मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर एक दिन मुझे याद आया वही महाराजगंज को आज बात, मैंने उसी की कॉपी की। मुझे बशीर आरिफ डांटते थे और ये बाकी जो सुंडा में किरदार थे। फिर मैंने किया खसान मनस पे जीने जोश बोरोस वाला बियोस पत विश्क चट खेला तुझोजाने निमाहा बाजूस और हीरो क्रूज, मतलब ऐसी वॉइस देगा। फिर लोगों में इतना पॉपुलर हो गया, लोग ढूंढने आ गए रेडियो ऐसे उन्हें अमका कुछ बोस का समय दो को पोत में दे नष्ट छुक पाते पर डायलॉग उसमें जो है नहीं अमका की तमिक बे कह याद ये कह तो कैरेक्टर पत ये पानस मन इम्बाइब कर तक वो डायलॉग अब ब्याग डायलॉग उस 20 उसमें ए बोस गो सब अच्छा साल पर रवि मन लिथवाने ये वो चर पाई दोप शरीफ गवर्नमेंट शेयर के इन सड़क और आज पच गाय तो खाजब छिक ये ने मेरी बाजा ने दो तीन को खराब प्याज दे आग सब माफी गलती आ गया। मतलब हम उस वक्त उस मजूर में लोगों की प्रॉब्लम हाईलाइट करते थे। फिर हमारे एक डायरेक्टर के टैक्स आ गए, इंचार्ज डायरेक्टर, उसने कहा ये बकवास है, इसको बंद करो। उसको कोई जानता भी नहीं है, वो एज प्रैक्टिस है, लेकिन इंचार्ज डायरेक्टर थे बशीर आरिफ के पास, बशीर आरिफ के ज़माने में। उसने कहा ये कि बकवास करो ये, हालांकि उसमें जितने भी किरदार सबों ने नेशनल अवार्ड लिए हैं, मतलब जो में सबों ने नेशनल अवार्ड लिया, उसमें मैंने भी नेशनल अवार्ड लिया। अल्लाह का करम है जो ये जिसने कहा अब ये बंद करो, जबकि वो लोगों में पॉपुलर जुंडब इस वक्त अगर मैं कहता हूँ किसी को मैं जुंडब में इसका अमका वो तो खड़े होते थे, बैठ बिठा इधर चाय पियो कहवा पियो वो करो, लेकिन जो एज प्रैक्टिस इंचार्ज है इसको बंद करो ये बकवास है। ये लड़ीशा वगैरह ये कितने आओ दौरस में लड़ीशा उस मेरे लचारस घर पत बोजान अस्सलाम वालेकुम लड़ीशा सदिशा सारिसी आंगनसा हपर वन यपर वन क्या कर त्रावन लगे लगे पानी नीखा पकुन लगे रबी मज ना पतर पकुन गए रबी मज लिथवान पान वनो क्या अब सरकार आई जस्ट लाइक दैट मतलब दार दार इसके बाया सोन कल्चर यूथ रिच, इतना रिच है हमारा कल्चर, लेकिन जब हम अपना कल्चर दिखाएंगे ये तो बांडन वुत ये बांडन गई ये मतलब ना इंट्रोडक्शन थ्रू रेडियो क्या बात बांडन मज कह सो नफर यम इम्प्रेस कोर बांड मज महमान सुबह जमान भगत अल्लाह ताला करस मगफिरत। ये बांड थिएटर इसमें कोई राइटर नहीं है क्योंकि लोगों की कथा है। फिर मोतीलाल केमू डिप्टी सेक्रेटरी थे एकेडमी में, उसने मोहम्मद सुबह भगत को कहा कि इसको आप किताबों में लाओ लिखो। सुबह भगत ने किताबों में लिखा। फिर ये उसने तमाम जो बाण है जैसे दर्ज पत्थर है, वसम पत्थर है, वट एवर जितने भी पत्थर है, फिर उसने वो कलम बंद किए। बेसिकली ये फोक स्टोरियाँ है, इसका कोई राइटर नहीं है। जब पुराने जब बादशाह हुआ करते थे उस जमाने में बाण जाते थे उधर गाते थे, बाण जश्न करते थे। फिर
ऐसे थे वो उसने सुबह बगे फिर उसको थोड़ा रिवाइव किया अली मोहम्मद मजबूर मरहूम ने, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। ये सेम है, अगर आप बारामूला खनबल जाएंगे मगर मैंने 2-3 प्रोग्राम अली मोहम्मद मजबूर के देखे हैं तलहा जहांगीर के साथ, वो दोनों एक्सटेम्पोर बोलते थे, मतलब उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। उसी को कहते हैं कि मैंने वही बात पहले की आपको, जब स्टेज पे एक्टर जो होंगे, आर्टिस्ट एक्टर होते हैं सब, जो आर्टिस्ट होगा एक्स टेम्पो जो बोलेगा वही आर्टिस्ट है। एक्स टेम्पो मतलब तुम शुरू करा कत बहुत करा तुम तिथे करा स्टेजस पे, यही बात है ना, आर्टिस्ट उसी को कहते हैं, एक्टर से भी है। मैंने बच्चों से टाइगर में यही कहा, मैंने कहा आपका यहाँ क्यों रुक गया, कहा कि लिखा इतना इतना अपना बोलना था। अली मोहम्मद मजबूरस कूत पन्नी जाए, बेसिकली ही वाज अ टीचर, वो टीचर थे लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे। उसका बेटा है इस वक्त, क्या नाम है उसका, नाम मुझे याद नहीं, उसका बेटा जो है वो संतूर भी बजाता है, तबला भी बजाता है, सूफियाना भी गाता है, स्वर्णई भी बजाता है। हफ्जा डांस छा वुनकस गुमुत रिवाइव को ना कुछ नहीं, ये जो इस वक्त प्रोजेक्ट आई वो किसी ने नहीं किया। मैं एक चीज बताऊं, ये रूफ करते हैं ना, ये हमारा फोक नहीं है। ये जो रूफ डांस हुआ करते जब कोई फंक्शन होती है कहीं पे, ये इसमें धमाली, रूफ में कहाँ धमाली, सिंपल स्टेप है इसमें। रिवाइव करो आप, लेकिन आपको अपनी पहचान नहीं खत्म करनी है। जैसे कि हमारा एक बच्चा गाता है नुसरत फतेह खान के नगमे, उसने लंबे बाल रखे, गाता है वो, लेकिन वो पहचान नहीं है। आपको अपना, अगर आपने बनना है, मतलब मैं बताऊं, मैं अगर बाहर जाता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं, जो मेरा अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, मैंने उसको महफूज रखा है जितना मेरे पास है, मैं वही दिखाता हूँ। अगर मैं इन बच्चों को मैंने लेना है, विंटर में दहली लेना है, ये मतलब 8-10 साल के बच्चे हैं, लेकिन मैं वही करूँगा जो हमारा, मतलब हमारा टीचर हुआ करते थे, चाहे पंडित हुए, मुसलमान हुए, किस तरह से वो ट्रीट करते थे बच्चों को, मॉरल एजुकेशन किस तरह से देते थे। आप अपना दिखाओ, हमें क्या दिखाना है बाहर का, हरियाणा का कल्चर या राजस्थान का कल्चर, हमें अपना कल्चर दिखाना है, हमें अपने ट्रेडिशन से। ये पुरानी बात है, जिसने अपनी कल्चर ट्रेडिशन को गंवाया, उसने अपने आप की पहचान गंवाई। अब्दुल रशीद बरकी साहब, यम हिंद युस जन थिएटर लुक पत्थर या वनान यसा यम पन लुक कथ रोजम, तथ मज सारे को ज्यादा स्ट्रीट पत थिएटर आमुत। ये फलो फूलो हब कदल या शहर खासस मज, खास कर हब कदलस मज अत बने वारिया थिएटर ग्रुप्स, तो तम पत फांफले तम कशीर मज वारिया हदस ताम। मगर वनकस छन सानिस नई जनरेशन पता कि ये कूता उस थिएटर थ्राइव करान कशीर मज, तो थिएटर आर्टिस्ट कत्या अजीम कशीर मज, तो तिम कूता ओपन क्रिटिसिज्म करान गवर्नमेंटस थ्रू सटायर, थ्रू ह्यूमर एंड सटायर। खास कर अत मज कह चीज, सपोज लड़ी शाह या कह बनावान मजाया प्रोग्राम, तथ मजाया प्रोग्रामस मज हुकूमत वक्त तथ मैसेज चेनवन कि वो सा लुकन पे क्या क्या जुल्म या लुकन हज प्रॉब्लम क्या तम करान हाईलाइट। मगर युस जन वन थिएटर मज हेवान गन वापस रिवाइव, मगर अस गई पता पन पूर थिएटर कारवान क्या, तो यह कारवान कित बनो, तो अत कमो दित सग पन्ने वक्त, खास कर राइट फ्रॉम 47 टिल डेट। और अब्दुल रशीद बरकी तमिश लिविंग एग्जाम्पल या लिविंग विटनेस टू द कारवान ऑफ थिएटर इन कश्मीर। अब्दुल रशीद बरकी साहब, तुंद शुक्रिया करान कि तुम पन कीमती वक्त तो आयु सैनिस स्टूडियोस मज, तो तुम करव बावत तिमन कथन हज यमिश नई जनरेशन पता की।